देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम के तहत आज हम इस पुराने शहर की वो दो शख्सियत जिनको बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी हम आपको उनका परिचय एक बार करवाना मुनासिब समझते हैं। आप हमारे जो बाईं तरफ बैठे हैं अशोक जी पुरोहित, आप रेलवे में कार्यरत थे, आप सीपीआई के बड़े पदों पर रह चुके हैं, अभी वर्तमान में बीकानेर जिले का कोषाध्यक्ष का पद आप संभाल रहे हैं। अब मेरी दाईं तरफ किशन लाल जी ओझा उर्फ घंटी, जिनको घंटी के नाम से लोग जानते हैं। अभी आप बीकानेर शहर का नाम रोशन क्रिकेट के क्षेत्र में कर रहे हैं। कुछ ही दिनों बाद में आप यहाँ से विदेशों में एक खिलाड़ी के रूप में वहाँ बीकानेर का नाम करने जा रहे हैं। हम आज आप दोनों से बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा अशोक जी से कि अभी जो वर्तमान में राजनीतिक जो स्थिति है, क्या लगता है यह राजनीतिक परिपक्वता का दौर है? वर्तमान परिस्थितियों में जो राजनीतिक द्वेष है, राजनीतिक चल रही है, ये सोशलिज्म को माइग्रेशन पीरियड है। सोशलिज्म जा रहा है और कैपिटलिज्म को परफेंस दिया जा रहा है। पहले जो समाजवाद था जिसमें भाईचारा था वो हट रहा है, और अब जिसके पास पूंजी है उसी को प्रेफरेंस मिलेगा। भाई भाई को पैसे बगैर पूछता नहीं है। सामाजिक व्यवस्थाएं तोड़ी जा रही है, सामाजिक कारखाने तोड़े जा रहे हैं, व्यक्तिवादी लोगों के हाथ में दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्थाएं जो हावी हो रही है, और ये भारत अभी तक विकसित राष्ट्र नहीं है। भारत अभी तक विकासशील देश है, और विकासशील देश में पूंजीवादी व्यवस्थाएं आने पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, मेरा यही मानना है। क्या लगता है कि यह जो व्यवस्था अभी चल रही है, इससे सामाजिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य, लेकिन कहीं न कहीं यह बात कही जा रही है कि आर्थिक दृष्टि से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से आप आंकड़े देखो, भारत 136वें नंबर पर चला गया है, और पहले जो भारत था वो 63 नंबर पे था, आज 136 पे चला गया। क्यों? महंगाई का दौर देखो भारत में, बेरोजगारी भयंकर बढ़ रही है, महंगाई भयंकर बढ़ रही है। आटे पे टैक्स लगा दिया। एक समय था जब नमक पे टैक्स लगा था, पूरा भारत खड़ा हो गया था, उस समय समाजवाद था। आज पूंजीवादी की व्यवस्थाएं जो जुड़ी घुस रही है, तो महंगाई के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, बेरोजगारी के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है। केवल 5 किलो अनाज देने से पेट नहीं भरता। क्यों नहीं उनको कमाने जैसा रोजगार दिया जाए? कहीं न कहीं जो है रोजगार, जो है अशोक जी का कहना है रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। आप मुफ्त की जो सुविधाएं हैं उनको बंद करके रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे तो कहीं न कहीं जनता का भला होगा। मैं किशन जी से पूछना चाहूँगा, किशन जी, क्या अभी की वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिक परिदृश्य सही है अथवा जो पूर्व में था वह सही था? वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है वो सही नहीं है। पुराने समय में जो राजनीति चलती थी वो निश्चित रूप से सही थी। अब आप उसका रीज़न बताओगे, कारण बताओगे कि ऐसा क्या कारण है, तो अभी आपने बताया कि हमारा देश जो है वो अर्थ की दृष्टि से प्रोग्रेस कर रहा है। तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि निश्चित रूप से जो प्रोग्रेस हुई है ना, इकोनॉमी की प्रोग्रेस की आप बात कर रहे हैं, तो केवल पूरे हिंदुस्तान में 3-4 लोगों की प्रोग्रेस हुई है, जैसे अंबानी और अडानी। इनकी आय जो बढ़ी है तो वो है तो हिंदुस्तानी, तो उनकी आय बढ़ने से हिंदुस्तान की जनता को क्या फायदा हुआ है? एक बड़ा टैक्स जो है अभी वर्तमान में कुछ ही दिनों में भारत की जो व्यवस्था है वो सारी टैक्स पेयर पे निर्भर है। एक बड़ा टैक्स अडानी जी द्वारा दिया गया है। और क्या लगता है आपको भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूरे भारत के जो नागरिक है, अभी पीछे एक सर्वे हुआ था उसमें कहा था कि सिर्फ 1% लोग हैं वो टैक्स पेयर है, तो इस स्थिति में भी भारत आगे बढ़ रहा है।
क्या कहना चाहेंगे, क्या सभी को टैक्स देकर भारत की उन्नति में आगे आना चाहिए? आपने कहा ना कि 1% व्यक्ति टैक्स दे रहे हैं और इतनी तरक्की हो गई है, आपका कहने का तात्पर्य ही है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि 1% लोग ही ऐसे क्यों है? क्योंकि वो 1% लोगों पर सरकार का आशीर्वाद है, और वो जो 1% लोग जो टैक्स दे रहे हैं ना, उनकी बदौलत ये सरकार चल रही है। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में ऐसे बहुत से व्यापारी है, जिसको हम व्यापारी तो नहीं कह सकते, छद्म व्यापारी उनको कह सकते हैं, जो हिंदुस्तान में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके वो ऐसे चले गए, सरकार को पता नहीं चला। क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या? हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला जो छद्म व्यापारी कह सकते हैं, आप नाम नहीं ले रहे हैं, शायद आपका इशारा जो है वो नीरव मोदी और माल्या की तरफ है, और भी ऐसे बड़ी लिस्ट है, लेकिन हम उस और बाद में उस पर बातचीत करेंगे। एक और सवाल उठता है कि जब 1% लोगों के टैक्स के माध्यम से ही यदि हिंदुस्तान में इतनी तरक्की होती है, तो क्या नहीं लगता कि और भी जो लोग हैं, आम आदमी है, उसको टैक्स देना चाहिए? इसमें ऐसा है कि टैक्स की व्यवस्था जो है वो सही नहीं है आर्थिक तरीके से। अगर टैक्स का स्लैब कम किया जाए तो जनता भी टैक्स चुकाती है। आम जो सरकारी कर्मचारी हैं वो टैक्स देते हैं, छोटे व्यापारी हैं या बड़े व्यापारी हैं उनका थोड़ा बहुत कुछ टैक्स चुकाने का नहीं है। और ये जो डोनेट करते हैं, ये करते हैं, तो वो तो जनता का लूट के जनता को। एक समय था जब एक ऑफिसर्स में और कर्मचारी में 1:6 का रेशो था डिफरेंस। ये खाई जो बढ़ते बढ़ते आज 1:28 की हो गई है। निचले वाले कर्मचारी को 1 रुपया मिलता है तो ऊपर वाले को 28 मिल रहा है। तो ये जिस दिन कम होगी, और ये ऐसे कम नहीं होगी, नीचे वाली जमात जो है वो बढ़ रही है, सर्वहारा वर्ग वगैरह जिनके हम पक्षधर हैं, वो भूखा आदमी क्या करेगा? हाथ मांग रहा है, अभी तक तो मांग रहा है, 5 किलो अनाज में मान गया। और जिस दिन ये नहीं होगा तब जनता उठेगी और उस दिन हाथ उठाएगी। मांगने के बाद में नहीं मिलेगा तब हाथ उठाएगी। कहीं न कहीं एक अशोक जी सवाल उठ रहा है कि पूर्व में लोग बाग है, किसी भी मुद्दे पर जब बातचीत होती थी, लोगों से कन्वेंस होता था। अभी जो वर्तमान में प्रचार प्रसार का साधन भी बढ़ गया है, लेकिन जनता सो क्यों रही है? इसका कारण एक है कि धर्म की धर्मांधता जो पैदा कर दी है। भारतवर्ष में सारे देवता हमारे भारत में ही हुए, और भारत में ये इन्होंने बीजेपी वालों ने और आरएसएस वालों ने ये देख लिया कि धर्म का जहर इनको पिला दिया जाए तो फिर इनके साथ कुछ भी कर लो। इसके कारण से ये सारी वैमनस्यता पैदा हुई है, और जनता धर्म के नाम पे वोट दे देती है, जाति के नाम पे वोट दे देती है, रिजर्वेशन के नाम पे वोट दे देती है। रिजर्वेशन का भी हम कहते हैं कि रिजर्वेशन का विरोध नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन हर जाति में होना चाहिए। बढ़िया भी गरीब है, ब्राह्मण भी गरीब है, राजपूत भी गरीब है। जातिगत वैमनस्यता जो पैदा कर रखी है इन्होंने, इसके कारण से ये देश। आपका कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को आर्थिक आधार पर बनाया जाए, न कि जातिगत। अब मैं ये जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, अशोक जी का कहना है। मैं किशन जी से जानना चाहूँगा, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ पार्टियां और अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें जातिगत जनगणना का जो है सुझाव दे रही है। क्या यह होना चाहिए? देखिए, आरक्षण नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए। अब रही बात, फिर भी यदि कुछ मजबूरियां है आरक्षण देने की, तो उनको आरक्षण इस प्रकार से देना चाहिए कि जिसमें देश को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, तो उनको ये बेनिफिट देना चाहिए कि आप अपना जो एजुकेशन करोगे उसमें आपसे 1 पैसा भी लिया नहीं जाएगा। लेकिन सर्विस के लिए या बड़े बड़े पदों के लिए आपको मार्किंग नंबर तो लाने ही होंगे। इससे हमारे देश का नुकसान हो रहा है। जैसे 33% नंबर ला करके कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया तो वो जनता का क्या इलाज करेगा? 33% नंबर ला करके वो इंजीनियर बन गया है तो वो क्या करेगा? हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जातियों के आधार पर आपने आरक्षण दे दिया, इससे पूरा देश जो है वो हमारा खोखला हो रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की ये मजबूरी है, वोट लोभ के कारण से वो उसको समाप्त नहीं कर पा रहे। अगर देना ही है
तो आर्थिक आधार पर आप दो, उसमें जाति नहीं होनी चाहिए, और उसमें भी शिक्षा और खाना उनका फ्री करो, ताकि वो नंबर वो पूरे लाए, ताकि देश अपना डेवलपमेंट कर सके, विकास कर सके। देश विकास कर सके, ये कहना है किशन जी का। जातिगत आरक्षण की बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। हाँ, कहीं न कहीं यह एक पीड़ा जो लोगों में है कि 33% मार्क्स वाले यदि व्यक्ति को आरक्षण देकर इंजीनियर बना दिया जाता है, तो बीकानेर की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की कहना चाहूँगा, सड़कों का यह जो दृश्य हम देखते हैं, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, हाय रे हाय क्या कुनबा जोड़ा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। अभी हम बातचीत कर रहे थे आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने जब आज़ादी के बाद कुछ एक गाइडलाइंस जारी किए थे, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सार्वभौमिकता है वह बड़े मुद्दे थे। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में ही बड़ा व्यापार बनकर उभर रहा है। क्यों और किस लिए? शिक्षा और व्यापार जैसे जैसे उभरता जा रहा है, वैसे वैसे भारत खोखला होता जा रहा है। आपने देखा होगा, भारत सन 1949 से पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। उस समय तो हमारे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विकास मतलब नहीं था, व्यापार नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रभावित होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भारत देश के लिए ये नुकसानदायक है। अब आप देख लो, पैसे अपने को कटवाने हैं तो बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने मोबाइल से अपन पैसा निकाल लेते हैं और लेन देन कर लेते हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो इन चीज़ों का डेवलपमेंट भारत के लिए हानिकारक है। बड़ी जो है जनसंख्या, उसमें यदि आप टेक्नोलॉजी को हावी होने देते हैं तो कहीं न कहीं जो मजदूर वर्ग है उनको नुकसान पहुंच रहा है, किशन जी का कहना है। लेकिन जो भारत के एक तबका है वो कह रहा है भारत जो है वो आधार बनाकर विकास की ओर अग्रसर है, लगातार विकास की ओर अग्रसर है। क्या कहना चाहेंगे, क्या विकास हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, भारत में अभी तक 2 हाथ को काम भी नहीं है, इतनी बेरोजगारी है। वहाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है। हमने भी पहले टेक्नोलॉजी, सबसे पहले CPM ने विरोध किया था
कि कंप्यूटराइजेशन नहीं होना चाहिए, पहले मजदूरों को काम मिलना चाहिए। दो हाथ को काम नहीं है और आप मशीनीकरण करके, ठेकेदारी प्रथा करके और उनका बेरोजगारी का जमात बढ़ा रहे हो, ये देश के लिए नुकसानदेह है। तो जो हाथ से काम होता था वो शायद लंबे समय में पूर्ण हो पाता था, कंप्यूटर से वो चंद सेकंड में, क्या यह अच्छा ही नहीं है? नहीं तो इसके अंदर समय में कम तो श्रम मिलेगा नहीं ना, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, भूख मरेंगे, उसका इलाज क्या है? जब रोजी रोटी नहीं मिलेगी, आदमी की मुख्य आवश्यकता है रोजी रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी मूल आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तो फिर क्या का विकास है? काय का विकास है? मूल जो आवश्यकता है वह है मजदूर को हर हाथ को काम मिले। एक बात अशोक जी जानना चाहूँगा आपकी पार्टी के माध्यम से, जो लोग हैं रोजगार मिलना चाहिए, उद्योग लगेंगे तो रोजगार मिलेगा। आपकी पार्टी के लोग जो है उन्होंने कलकत्ता में सिमूर क्षेत्र में एक बड़ी टाटा की कंपनी लगने वाली थी, उसका बड़ा विरोध किया था, उसके पीछे क्या कारण थे? उसका कारण ये था कि वहाँ के मजदूरों को, वो किसानों की ज़मीनें सारी छीन रहे थे और वो एक ही कंपनी को दी जा रही थी। उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मजदूरों का क्या होगा वहाँ, किसानों का क्या होगा, हर आदमी का सोचना चाहिए। सरकार ने तो ये चाहा कि एक ही कंपनी को दे के उसे चंदा वसूल कर लें और कलकत्ता में उसको बंगाल में फिट कर दें, ताकि सरकार का काम हो गया और मजदूरों की लाइन और बढ़ती रहेगी। किसान जो मालिक हैं वो मजदूरी श्रेणी में आ जाएंगे, मजदूर है वो मजदूरी से ही आउट हो जाएंगे। लेकिन वहाँ रोजगार के अवसर भी मिलने थे। वो कितने लोगों को मिलते? लेकिन अभी वही फैक्ट्री जो गुजरात, उस रोजगार का फायदा किसको मिलता? मजदूर को तो कुछ नहीं मिलता। आज देख लीजिए मजदूर की मिनिमम वेज जो है वो कहाँ है। बजट के मामले में आप बात करते हो तो शिक्षा का बजट घटाया जा रहा है, फौज में लोगों को अग्निवीर बना रहे हैं, ये क्या तरीका है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि एमएलए एमपी की पेंशन भी बंद होनी चाहिए, जैसे इन्होंने पेंशन बंद कर दी, भाजपा सरकार आई पेंशन बंद कर दी। हम कह रहे हैं पेंशन योजना लागू रहनी चाहिए, वो समाज का एक दायित्व है। नहीं बंद होनी चाहिए एमएलए एमपी की, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं कि नहीं होनी चाहिए, हम इसके समर्थक हैं। क्यों? कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन एक समाज सेवी जो है वो केवल फ्री में सेवा करे, ऐसा नहीं हो सकता। समाज सेवी है उसको भी मिलना चाहिए, लेकिन एक लिमिट दायरे में। ये भ्रष्टाचार जो फैला करके जो पैसा दे रहे हैं ये गलत है। शिक्षा का बजट कम कर दिया, रेल का बजट इन्होंने पूरा ही खा लिया। सीनियर सिटीजन्स को जो सुविधाएं मिलती थी रेलवे टिकट में वगैरह वो सारी बंद कर दी, कोरोना कह के। अब कोरोना के अंदर जब इनको ये सलाह दी गई थी कि एरोड्रम वगैरह बंद कर दीजिए, वहाँ जांच की जाए, वो तो किया नहीं इन्होंने, उस समय ट्रंप के पीछे लग गए। अब इस अनपढ़ आदमी को, मैं इस प्रधानमंत्री को बिल्कुल अनपढ़ कहूँगा, जो ये कहता है कि नाली के गैस से चाय बना लो, नाली की गैस से खाना बना लो, बादल की ओट में छिप जाएंगे तो हम वार करके आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अरे यार, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई, ट्रंप आया तो एक दीवार खड़ी कर दी गुजरात में, ये झुकी झोंपड़ियाँ दिखनी नहीं चाहिए। अरे आजकल टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि आप अपने घर में, अपने कमरे में क्या कर रहे हो उसका भी जनता को पता, वैज्ञानिक को पता है, तो फिर आप ये छुपाया जा सकता है? केवल ट्रंप की जिम्मेदारी के, ट्रंप की चमचागिरी में लगे हुए थे। आज नतीजा देख लीजिए, कोरोना महामारी में कितने लोग मर गए, और वैक्सीन हमने बना ली, उसके नतीजे आज ये है कि यंग ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। तो देश को धोखे में रख करके, केवल धर्मांधता पैदा करके, इसीलिए मैंने बीजेपी के बारे में कहा था कि राम राज्य के नारे देते रावण के अनुयायी। ये नाम राम का लेते हैं और कर्म सारे रावण के हैं। अछूती कांग्रेस भी नहीं है, हम कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं। आप अगर ये कहोगे कि हम बीजेपी का विरोध करते हैं, इसका मतलब कांग्रेस ही के समर्थक है। गलतियां उन्होंने भी की है। एक बात बताओ, 19 महीना लोगों को इमरजेंसी लगा के जेल में डाल दिया, क्या गलती थी? बड़े बड़े नेताओं को सबको जेल में डाल दिया, प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया। आज भी जो मीडिया जो है वो इतनी बिकी हुई है, उसके कारण से ये सारा है। बड़ी मीडिया जो है उसके मालिक जो है वो पैसे वाले हैं और वो उनके दलाल बने हुए हैं, और मीडिया के कारण से ये देश का सारा सत्यानाश हो रहा है। सबसे पहले इस मीडिया को सुधारना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, और
सभी के सर्वहित का, सर्वहारा जो है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस के बारे में मैंने कहा था, क्या यही देश है गांधी का जिस बात में चक्कर चांदी का? चाहते नोटों से वोट, यहाँ हर चीज़ में देते खोट, यहाँ जनता जोजी को चिल्लाती, लोगों को रोजगार नहीं था, यहाँ राशन रोटी पानी का, हमें राशन की लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, सब कुछ करना था। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हमारे बीकानेर के नुमाइंदे को देख लीजिए ना आप, सेंट्रल में देखो, धिक्कार है हमें ऐसे एमपी पे, जिसने, मैं कहता हूँ सबसे घटिया एमपी इस बार मिला है हमें, जिसने हमारे बीकानेर का नाम ही खत्म कर दिया। बीकानेर ने अनकंडीशनल पैसा दिया था राजस्थान बनते टाइम, उस समय ट्रेजरी का नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था, आज बीकानेर का नाम ही हटा दिया ट्रेजरी से। अरे हमने कोई कुछ नहीं मांगा था जोधपुर की तरह, जोधपुर वालों ने अपने पैसे में न्याय प्रणाली मांगी थी, जोधपुर वालों ने अपनी खेल प्रणाली मांगी थी, वेटेनरी मांगा था जोधपुर वालों ने, हाईकोर्ट पे जोधपुर में। आज कहीं देखा है आपने कि राजस्थान में राजधानी जयपुर है, लेकिन हाईकोर्ट न्याय प्रणाली कहाँ है? जोधपुर में। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ है, कुछ की ज़रूरत है। लंबे समय से हो सकता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है अपनी सही नीति का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। पिछले लंबे समय से सीपीआई ने पश्चिम बंगाल में राज किया था, लेकिन एक विकसित राज्य होने के बावजूद आज जो स्थिति है वो अलग लग रही है। इसके लिए क्या सीपीआई जिम्मेवार नहीं थी? ये देखो, राजनीतिक है, जनता बहुत भोली है भारत की, वो धर्म की आड़ में आके, जातिवाद में आके वोट दे देती है और उनसे वोट छीन लिए जाते हैं। लेकिन सीपीएम शायद मेरे हिसाब से धर्म की राजनीति नहीं करती ना, सीपीएम ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की और धर्म फोर्सफुली मनवाया भी नहीं किसी से। 47 के बाद में शायद बंगाल एक ऐसा बड़ा राज्य था जो औद्योगिक दृष्टि से बड़े स्तर पर माना जाता था, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से लगातार ग्राफ जो है, पिछले अगर 25-30 सालों पहले चले जाए तो ग्राफ जो है डाउनफॉल की तरफ आ रहा है। इसकी वजह क्या है? इसका कारण यही है कि धर्मांधता, लोगों को लोलुपता पैदा करना, लोभ दे करके वोट लेना, धमका के वोट लेना, गुंडागर्दी से वोट लेना। तो कहीं न कहीं जो है हर पार्टी है वो कहीं न कहीं धर्मांधता और लोगों को गुमराह करने की बात करती है। हर पार्टी ऐसी नहीं है। लेफ्ट फ्रंट जो है उसने कभी किसी को धर्म पे नहीं कहा कि धर्म, लेकिन धमका कर तो ले सकते, धर्म का धमका कर तो ले सकते ना, उसने सर्वहारा को साथ लेके लिया है, ना कि धमका के। अगर धमका के लेता तो वहाँ राज जाता ही नहीं। सर्वहारा को साथ लेकर चलने की बात हुई है। जो हम बीकानेर के मुद्दे हैं उस पे आना चाहेंगे। किशन जी से जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राजनीतिक और विकास की दृष्टि से अभी की जो सरकार है वह परिपक्व है? बिल्कुल परिपक्व नहीं है। राजेश जी, आप भी बीकानेर के रहने वाले और मैं भी बीकानेर का रहने वाला हूँ। देश हमारा सन 1949 में आज़ाद हो गया था और हमारे बीकानेर में मूल रूप से जो समस्याएं हैं वो एक तो है पहली रेलवे फाटक की, दूसरी बारिश के समय में हमारे जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। यानी इन सब बातों को 80 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों ही बड़ी समस्याओं का किसी भी प्रकार का निवारण नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि इन दोनों बड़े समय से कांग्रेस का राज रहा है सेंटर में, अभी लंबे समय से 20 साल से बीजेपी के सांसद बन रहे हैं। क्या लगता है कहीं न कहीं सांसद की कमी नजर आ रही है? निश्चित रूप से सांसद की कमी है। आपने देखा हमारे बीकानेर में लंबे समय तक बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच खोलने के लिए भी आंदोलन हुए और वर्तमान में तो हमारे एमपी साहब कानून मंत्री है, इसके बावजूद उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है। ये बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिए, बीकानेर इसके लिए काबिलियत भी है, लेकिन नहीं। लेकिन उनको पता है कि ये सब चीज़ें हो जाएगी, रेलवे फाटक की समस्या दूर हो जाएगी, पानी की समस्या जो बारिश के दिनों में आता है तो इनके जो बजट एक्स्ट्रा जो पास होते हैं ना उनमें ये लोग फिरौती बांट लेते हैं आपस में, वो बंद हो जाएगी। इस कारण से बीकानेर का विकास नहीं कर रहे, बातें कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या थी बीकानेर की सूर सागर की समस्या। पिछली सरकार वसुंधरा सरकार में इसका निवारण हो गया। एक बड़ा नारा था विपक्ष के पास हो या जो भी विरोधी थे कि ऐसा काम करो, सूर सागर में डूब मरो, ऐसा कुछ मैंने सुना था लोगों से।
तो वह बंद हो गया। यदि रेलवे की समस्या भी बंद हो जाती है तो क्या कोई नारा बंद होने वाला है? देखो, मैं इस बात के लिए वसुंधरा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ये शानदार किया। लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए इस विषय पर हमारे बीकानेर के विधायक ने इस्तीफा भी लिखा था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सन 1977 में इसी विषय पर कॉलेज क्षेत्र से विधायक हमारे R.K. दास जी गुप्ता बने थे। उस समय मुख्यमंत्री बने थे भैरू सिंह जी शेखावत, और बीकानेर में उन्होंने संबोधन दिया था कि यदि जनता पार्टी की सरकार बनती, उस समय भाजपा नहीं थी, जनता पार्टी थी, तो उन्होंने ये कमिटमेंट किया था कि यदि राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार बनती है तो बीकानेर का जो नासूर सूरसागर की समस्या है उनको समाप्त किया जाएगा। जैसे ही विधानसभा चालू हुई, जनता पार्टी की सरकार बन गई, R.K. दास जी गुप्ता ने ये प्रश्न उठाया भैरू सिंह जी के सामने, भैरू सिंह जी आपने वादा किया था, तो उन्होंने कहा, कहना नहीं चाहिए, वो आज इस दुनिया में नहीं है, कि देखो चुनाव के समय में वादे किए जाते हैं, पूरा होने में समय लगता है। उसी समय R.K. दास जी गुप्ता जी ने इस्तीफा लिख दिया। लेकिन धन्यवाद रहेगा वसुंधरा जी सिंधिया को, ये बीकानेर की जो नासूर समस्या थी इनको दूर करने में इस सरकार का योगदान सराहनीय योगदान रहा। वसुंधरा सरकार का बड़ा योगदान रहा, बीकानेर की मूल समस्याओं की तरफ उनका ध्यान गया। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में उन्हीं की सत्ता की सरकार है, लेकिन ध्यान कहीं नहीं जा रहा है। मैं यहाँ पे कुछ बातों की ओर आप दोनों का ध्यान दिलवाना चाहूँगा। बीकानेर की जो समस्या है, रेल फाटकों की समस्या है, पीबीएम की बड़ी व्यवस्था खराबी की समस्या है, पब्लिक पार्क जो है वो पब्लिक के पैसों से बना हुआ है, लेकिन सरकार की एजेंसी द्वारा वहाँ पर आर्थिक उद्योग चलाना शुरू कर दिया गया है। यह पब्लिक के साथ धोखा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? किशन जी एक बड़ी भूमिका चला रहे हैं कि सरकार का पैसा जिस किसी की भवन में लगता है, यदि वो ट्रस्टेड है तो वहाँ कम से कम निजी व्यवसाय नहीं होना चाहिए। मैं किशन जी से इस पर सवाल पूछना चाहूँगा, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, क्या होना चाहिए? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखो, एमएलए एमपी कोटे हमारे भवनों में लग जाते हैं, तो वो सरकार के द्वारा बन गए। उसके बाद में जितने भी भवनों के ट्रस्टी लोग हैं, ये वहाँ पर टेंट लगाने के लिए, लाइट डेकोरेशन के लिए वो टेंडर कर देते हैं। तो जो टेंट और लाइट हमारे 10,000 रुपये में जिसका काम निकल जाता है, वो 1-1 लाख रुपये लेते हैं। इस विषय पर मैंने संभाग आयुक्त महोदय को लेटर लिखा, जिलाधीश महोदय को भी लेटर लिखा, और मेरे लिए खुशी की बात है कि इस विषय पर आप भी मेरे साथ में चले थे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप रसीद लेकर के आइए। तो आप सब लोग जानते हैं, ये लोग जो टेंडर करते हैं ये ऊपरा ऊपरी टेंडर करते हैं, लीगल तरीके से करते हैं नहीं, तो हमारे पास रसीद होती नहीं है। इस चीज़ का फायदा जो है वो ये भवनों ट्रस्ट के मालिक जो है वो उठा रहे, जबकि ये सरासर अन्याय है। पैसा ये हमारा एमएलए एमपी कोटा जो लगता है वो हमारा पैसा है, और उस समय वो जो पैसे देते हैं एमएलए एमपी कोटा देता है वो समाज के नाम पर देते हैं, और वो समाज के नाम पर लेते हैं, समाज को इसका फायदा नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 10,000 का कार्य हमें 1 लाख रुपये में हमें भुगतना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग इस विषय पर यदि उठाओगे, जांच करोगे, तो निश्चित रूप से बंद हो सकता है। सरकार का पैसा जो है, सरकार जो टैक्स पेयर का पैसा है, वह किसी न किसी समाज के जो भवन है उनकी व्यवस्था में होता है। गरीबों के लिए यह व्यवस्था है, लेकिन कहीं न कहीं उनका दुरुपयोग हो रहा है। जब सरकारी अधिकारी के पास लोग इस बात का विरोध करना जाते हैं तो सरकारी अमला कहता है कि कुछ रसीद वगैरह ला के दीजिए। तो यदि सरकार के पास इतनी भी जानकारी नहीं है तो कृपया अपनी एजेंसी को इस जांच के लिए पाबंद करे। यदि सक्षम नहीं है तो उनको अपने घर भेज दिया जाए। यही रिक्वेस्ट चलती रहेगी। अशोक जी से यहाँ की जो समस्या है उसके बारे में पूछेंगे। क्या पब्लिक पार्क को जो है वो चौपाटी और अन्य स्थान पर दे दिया गया है? पब्लिक के पैसों से पार्क का निर्माण हुआ था, क्या सरकार की जोर जबरदस्ती नहीं है? ये सरकार की एक कर्मण्यता है, सरकार का उस ओर ध्यान नहीं है, ठेकेदारों की तरफ केवल ध्यान है। सरकार को वहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए, और जिस प्रकार से प्राइवेट लोग वहाँ जा कर के बिजनेस चला रहे हैं उसको ख़त्म करके जनता के लिए उसे खोल देना चाहिए। जहाँ तक रेल की समस्या का सवाल है, रेल समस्या के लिए मैं खुद सीके जाफर शरीफ साहब से मिला था, बीकानेर आए थे, तब वो भैरू सिंह जी साथ में थे। उन्होंने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी किया था कि ये रेल समस्या बीकानेर का नासूर है,
इसको बाहर से लानी चाहिए। हमने आंदोलन भी किए, हमारी पार्टी ने इस पर मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में, उसके अलावा सरला माहेश्वर जी ने उठाया, शौकत जी ने उठाया, उसके बाद में हम जेल भी गए, लेकिन सरकारें दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, वो किसी भी नुमाइंदे का इस और ध्यान नहीं गया। हमारे यहाँ पहले तो करणी सिंह जी को वोट देते थे, मैंने कहा था ना आपको कि बीकानेर की जनता कितनी भोली है कि हमने करणी सिंह जी को 2 वोट दिए हैं। पहला चुनाव जो है तो मोतीचंद जी खजांची इस वास्ते जीत गए कि करणी सिंह जी का चुनाव चिन्ह तीर है और मोतीचंद जी खजांची का भी तीर है, तो हमने राजा को 2 वोट दिए। ये कह के आप जनता का आप बड़ापन का अंदाज इसी से लगा सकते हैं। ये तो केवल प्रारूप है बीकानेर का, पूरे भारत में जनता इतनी भोली है, इसका नाजायज फायदा ये राजनीतिक पार्टियां। निवर्तमान विधायक ने अभी कहा है कि जो बीकानेर की जनता है वो भोली और गरीब जनता है, इस पे क्या आप सहमत हैं? उसी का नाजायज फायदा उठा रही है पार्टी, इनकी पार्टी उसी का नाजायज फायदा उठा रही है। वरना बीकानेर के अंदर ठेका प्रथा हॉस्पिटल में चल रही है, हॉस्पिटल का सारा सत्यानाश हो गया। सूरसागर आज वापस उसी परिस्थिति में जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सड़कों की स्थिति देख लो, शहर में सीवर लाइन नहीं है, बिजली की स्थिति देख लो, हर जगह अकर्मण्यता है, केवल ठेकेदारों की तरफ ध्यान में है। और इनकी हम क्या कहते हैं, इनकी खुद की पार्टी के और राजकुमार जी कराड़ू, जिन्होंने अभी कहा था कि इन्होंने जो वादे किए हैं ये वादा खिलाफी लोग हैं, ये वादा करके अब आप ऊपर भी देख लो जुमलेबाजी जो चल रही है। राजकुमार जी ने तो निवर्तमान विधायक पे भी कई आरोप लगाए थे और यह अभी वर्तमान पे भी लगा रहे हैं। कहीं न कहीं राजकुमार जी का भी कहीं न कहीं हित हो सकता है। अब राजकुमार जी पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। मैंने कहा ना, ऐसे भोले आदमी हैं जो बहाव में आ जाते हैं। कांग्रेस में इतने वर्षों के रहने के बाद में वो बीजेपी बहाव में आ गए, अब बीजेपी भी उनको अच्छी नहीं लगती। इसका मतलब साफ है कि तो क्या लगता है कि राजकुमार जी को सीपीआईएम में आ जाना चाहिए? बिल्कुल, हम तो इन्वाइट करते हैं कि ऐसे आदमियों को संघर्षशील लोगों के साथ आकर के संघर्ष करना चाहिए, ताकि बीकानेर का विकास हो, भारत का विकास हो, राजस्थान का विकास हो। संघर्षशील व्यक्तियों को जो है संघर्षशील लोगों के साथ आना चाहिए। अंतिम हमारी बात रहेगी जो शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद में खेल की तरफ हम आपका ध्यान दिलवाना चाहेंगे। बीकानेर में वर्तमान जो खेल की स्थिति है बहुत ही पिछड़ी स्थिति है। यहाँ के जो 2 बड़े स्टेडियम हैं वो दोनों ही स्टेडियम खेल के लायक नहीं रहे हैं। अभी धरणीधर खेल मैदान जो बना है वो भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है। क्या लगता है किशन जी, बीकानेर जो है वो स्टेट काल के बाद में खेलों के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में चला गया है? देखिए, बीकानेर में प्रतिभाओं की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बीकानेर शहर को आप यदि खेलों की नगरी भी कहोगे ना तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे बीकानेर में स्टेडियमों की बहुत ज़्यादा कमी है। सरकार खेलों के बजट की तरफ किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही है। यदि ध्यान दे तो हमारे यहाँ भी इंटरनेशनल खिलाड़ियों की संख्या। आप भी अभी वर्तमान में वेटरन एथलेटिक्स में खेलने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ खेलने जा रहे हैं और किस प्रकार से आपको किस ने सरकार के द्वारा आर्थिक मदद मिली या नहीं मिली? देखो, मैं जो खेलने के लिए जा रहा हूँ ये 60 पुलिस का आयोजन और बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त ये आयोजन है। ये पूरा फॉर्मेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट से लेकर के पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल का खेला गया, लेकिन इसमें सरकारी हेल्प या मदद हमें किसी प्रकार की कोई नहीं है। मैं जो भी खेलने के लिए जाऊंगा, क्योंकि बीसीसीआई जो है अपने आप में अप्रोप्रिएट संस्था है, बहुत पैसे वाली संस्था है, फिर भी कहीं न कहीं कमी रह रही है। ये किस लिए? ये इसका कारण ये है कि कोई भी आयोजन होता है वो एनजीओ के माध्यम से होता है, और एनजीओ जब 3 साल अपना कंप्लीट कर लेता है उसके बाद में बीसीसीआई द्वारा वो जो सहयोग है जो प्राप्त होता है। लेकिन हम जो खेलने के लिए जा रहे हैं उस एनजीओ का ये 3रा साल है, तो इस साल जो भी हम जाएंगे अपने खर्चे पर जाएंगे। अगली बार जब सिलेक्शन होगा तो वो बीसीसीआई के द्वारा सारा उसमें मदद मिलेगा। वर्तमान में मैं पहले इस 7 जुलाई को बीकानेर से बॉम्बे से केन्या के नैरोबी में खेलने जाऊंगा। भारत की टीम का मैं प्रतिनिधित्व करूंगा, लेकिन पैसा जो है वो मेरी जेब से ही लगेगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने ही समाज के लोगों से ये हेल्प के लिए, तो निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि मुझे इसमें सहयोग मिल भी जाएगा, लेकिन वो होगा अपने समाज स्तर पर। सरकार के द्वारा इसमें किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं है। क्या बीकानेर में सरकार की तरफ से हेल्प नहीं है, लेकिन बीकानेर के जो दानदाता है वो कहीं न कहीं
जो है खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के रूप में, क्या आपके साथ भी किसी दानदाता ने सहयोग किया है? तो हम उसका नाम जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से जब मैं हैदराबाद खेलने के लिए गया तो मेरा सहयोग महावीर जी राका ने किया, हमारे जुगल किशोर जी ओझा पुजारी बाबा जी ने किया, धरनीधर टीम के शेखर जी आचार्य ने मेरा किया और बहुत खुश हुए वो। उनको जब पता चला कि मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, 65,000 रुपये मेरे को उसमें जमा कराने थे और किराया भाड़ा भी सब मेरे को ही लगाना था। तो इन तीनों ने बड़े प्रेम से सहर्ष मेरा स्वागत किया और मुझे विश्वास है, भरोसा है, मतलब हेल्प की। आगे आने वाले दिनों में भी इनके अलावा और भी ऐसी संस्थाएं होगी जो मेरा सहयोग करेंगी। मैं निश्चित रूप से जो लोग मेरा सहयोग करेंगे मैं आपको बताऊंगा भी। बीकानेर में जो सहयोग है खेल प्रेमियों को, वह निजी स्तर पर प्राप्त होता है। सरकार की उदासीनता स्पष्ट नजर आ रही है। बीकानेर एक बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में चला गया है। कहना होगा यहाँ पे कि विकास और विकसित, लेकिन हम यह इस बात की और इशारा कर रहे हैं कि विकसित विकासशील ही नहीं, बीकानेर बीमारू होता जा रहा है। कब जागोगे, इसी बात को लेकर हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। बीकानेर के साथ एक और जो बात है वो किशन जी कहना चाहेंगे। किशन जी क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको कहना भूल गया था, 60 साल की उम्र में खेलना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप ही के मौत के समय हमारे लाल जी गुरु जी रहते हैं, मैं उनसे मिला था। तो मैंने कहा भाई इस उम्र में मेरे से खेला नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग आस्तिक लोग हैं, उन्होंने कहा आपको चिंता करने की जरूरत, आप खेलोगे अगर अच्छा भी खेलोगे। तो उनका भी सराहनीय योगदान अर्थ के रूप में भी और आशीर्वाद के रूप में भी उनका रहा है। ये उनका आशीर्वाद नहीं होता तो मैं खेल नहीं पाता। बड़ी उम्र में खेलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कहीं न कहीं पॉजिटिव ऊर्जा देने वाले लोग जो साथ में जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। बीकानेर को यदि बीमारू जिले से आगे की ओर ले जाना है तो आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। आपकी आवाज़ को हम अपने चैनल के माध्यम से हर प्लेटफॉर्म पर उठाते रहेंगे। सरकार की उदासीनता को भंग करेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यह जो है वह लगातार आपके साथ है। डरिए मत, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं।